एक चीनी औरत ने गलती एक चीनी औरत ने गलती से खेत में एक जापानी बच्चे जैसा पाया। वह सोचती है कि यह जापानी का वंशज है। वह तुरंत मुड़कर चली जाती है, लेकिन अगले ही पल बच्चे की दर्द भरी रोने की आवाज सुनकर उसका दिल डूब गया। फिर वह वापस मुड़ती है। शायद यह किस्मत है। जैसे ही वह बच्चे को गोद में लेती है, वह एक पल के लिए रोना बंद कर देता है। जब वह घर आई, उसकी बेटी शौशौ ने देखा कि यह एक लड़का है। उन्होंने बच्चे का नाम डॉग किंग रखा। औरत चाहती थी कि डॉग किंग को उसके गूंगे बेटे हुलू के लिए पुत्र की तरह दे दे, लेकिन जब हुलू को पता चला कि यह जापानी का वंशज है, वह कुछ नहीं कहता। वह बच्चे को उठाकर फेंक देती है। उसकी मां जल्दी से उसे रोकने आती है। तुम 30 साल के हो, तुम शादी नहीं कर सकते। उम्र हो या ना हो, मुझे परवाह नहीं है। मैं तुम्हारी सेवा जीवन भर करूंगी। आखिरकार मां के जोर देने पर वह बच्चे को छोड़ देती है। उसे नहीं पता था कि यह बच्चा पूरी तरह से इस परिवार की किस्मत बदल देगा। असल में 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। हांजी अजुआंग के पास जापानी सेना आत्मसमर्पण नहीं करना चाहती थी, इसलिए वे चुपचाप निकलने की तैयारी कर रहे थे। अफसर ने आदेश दिया कि सभी सामान, बूढ़े और बीमार छोड़ दें। सुरक्षा नर्स दा दाओ हेजी अपने नवजात बेटे के साथ निकलने के लिए तैयार थी, लेकिन अफसर को चिंता थी कि बच्चे की रोने की आवाज उनके रास्ते को उजागर कर देगी। इसीलिए उसने क्रूरता से बच्चे को छोड़ दिया। भले ही उसकी मां बच्चे को बचाने की कोशिश करती, यह बेकार था। तब से मां और बेटा अलग हो गए। बाद में बच्चे को दत्तक मां ने उठा लिया, लेकिन बच्चे की जीविका एक बड़ा समस्या बन गई। दत्तक मां, जो गांव में सौतेली मां के रूप में जानी जाती थी, स्वाभाविक रूप से जानती थी कि किस परिवार की बहू के पास अभी भी दूध है। इसीलिए वह बच्चे को दूध पिलाने के लिए हर जगह ले जाती थी। लेकिन जब लोगों को पता चला कि यह जापानी का बच्चा है, वे पहले जितना उदार नहीं थे। दत्तक मां को बच्चा ले जाते देखकर लोग नाटक करने लगे। आखिरकार दत्तक मां भी गांव में प्रसिद्ध नाम रखती थी। लोग केवल मना नहीं कर सकते थे। कमरे में 2 और घूंट दूध हैं। दूसरों की दयालुता देखकर अपने बच्चों को खिलाने के लिए दत्तक मां अनजाने में दूसरों के हाथ का काम अपने हाथ में ले लेती थी। आजकल बड़े लोग भी पूरा दूध नहीं पा सकते। बच्चों की क्या बात करें? आंटी, बच्चा बहुत बड़ा हो गया है। देखो, अब दूध नहीं बचा। ठीक है, ठीक है। एक और घूंट। बाद में बच्चे की पहचान को खुलकर गांव वाले विरोध करने लगे। खासकर हुलू अंकल। युद्ध में टूटा हाथ उसे जापानी से बेहद नफरत दिलाता है। तुम जापानी बच्चे को पालते हो, यह अपराध है। कौन सा अपराध? कानून के खिलाफ है। जापानी ने कितने शिकारियों को मारा और जलाया। उनके बच्चे गांव के मुखिया के पास पालित हुए। जापानी सच में बहुत बुरे हैं। बड़े लोग बड़े हैं, बच्चे तो बच्चे हैं। जंगली भेड़िए परिवार नहीं पाल सकते। मैंने उनके साथ लड़ाई की है। जापानी सब अमानवीय प्राणी हैं। वे अमानवीय हैं, लेकिन हमें मानवता दिखानी चाहिए। बच्चे एक जीवन हैं, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं। किसे परवाह है? किसे परवाह है? वह शिकारियों वाला बच्चा है जो परिवार नहीं पाल सकता। एक चीनी के रूप में आंटी यांगजियाओ जापानी की क्रूरता कैसे न जानती? लेकिन गांव वालों का विरोध अनुचित था। इसके अलावा बच्चा गांव की औरतों द्वारा भी चोटिल किया गया। सोच विचार करने के बाद आंटी यांगजियाओ ने बच्चे को भेजने का फैसला किया। उसने शोशो से कहा कि बच्चा को सड़क के किनारे छोड़ दो और उम्मीद करो कि दयालु राहगीर उसे घर ले जाएंगे। शोशो बच्चे को छोड़ नहीं पाई। उसने सोते हुए बच्चे को सड़क के किनारे रखा और दीवार के पीछे छिप गई, यह देखने के लिए कि क्या कोई राहगीर उसे ले जाएगा। लेकिन एक कुत्ता आया। शोशो ने दौड़कर उसे भगा दिया। फिर उसने दीवार के पीछे काफी देर तक इंतजार किया। अफसोस, कोई राहगीर उसे लेने के लिए तैयार नहीं था। जो लोग रुकते भी थे, वे बहुत कम थे। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर शौशौ उसे छोड़ नहीं पाई। वह बार बार संघर्ष करती और बच्चे को वापस ले आती। तुमने इसे क्यों वापस लिया? मैं इसे नहीं छोड़ना चाहती। सड़क पर बहुत कम लोग हैं, तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। मैं बस रोना चाहती हूँ। आंटी यांगजियाओ को लगा कि शायद यह किस्मत है। आखिरकार उसने गांव वालों के विरोध को नजरअंदाज किया और बच्चे को अपने पास रखा। 4 साल बीत गए। बच्चा रोने वाले शिशु से जीवंत छोटे बच्चे में बदल गया। बुद्धिमान बच्चा बहुत समझदार था। हर बार दादी जब उसे स्वादिष्ट खाना देती, वह हमेशा पहले दादी को देता और फिर आंटी को, आखिरकार खुद के लिए। बच्चे के पिता हमेशा उससे ठंडे रहते, लेकिन बच्चा कोई नफरत नहीं करता और बहुत समझदार था। हर बार जब उसके पिता घर लौटते, बच्चा बेंच हिलाकर पिता के पीछे बैठ जाता। शौशो के मार्गदर्शन में बच्चा भी जमीन पर दोनों हाथ फैलाने लगता। बच्चा कठोर हृदय वाला नहीं था। बच्चे के व्यवहार ने धीरे धीरे उसके पिता का दिल गर्म कर दिया। लेकिन गांव वालों की पूर्व धारणा बच्चे को गुस्सा दिलाती। उस दिन बच्चा पत्थर पर बैठकर दादा को लकड़ी का काम करते देखता। पास के 2 बच्चे पटाखे खेल रहे थे। बच्चा भी खेलना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि दादा उसे पसंद नहीं करते। 2 बच्चे भी उसे बाहर निकाल देते, लेकिन बच्चे की लालच उसे चुभती है और वह छड़ी लेने जाता है, पर दादा उसे धक्का दे देते हैं। बच्चे को यह देखकर और बच्चों ने भी धक्का दिया। इस समय हुलू,
जो लकड़ी लेकर जा रहा था देखता है, वह अपने बेटे को परेशान होते देखता है और बच्चा को पकड़कर उस छड़ी को पकड़ता है जो वह लेना चाहता था। यह शायद पहला अवसर था जब बच्चे ने अपने पिता का प्यार महसूस किया। तब से हुलू बच्चे को अपने पुत्र की तरह मानता है। लेकिन अंकल अब भी बच्चे को निकालने का विचार नहीं छोड़ते। लेकिन आंट, बच्चा आंगन में धूप सेंक रहा था। इसका मतलब था कि कुछ बड़ा होने वाला है। यही आंटी यांगजियाओ ने जीता। इस समय उसे नहीं पता था कि यह बच्चा 30 साल बाद एक महान बौद्ध भिक्षु बनेगा। यांगजियाओ आंटी ने किसी गुरु से कहा कि वह अभी न जाए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, वह गांव वालों द्वारा और अधिक अलग थलग कर दिया गया। उस दिन हुलू बच्चे को बाजार में ले गया। उसने अपने बेटे के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना खरीदा और उसे मार्शल आर्ट दिखाने ले गया। बच्चे को और स्पष्ट रूप से देखने के लिए हुलू उसे पेड़ पर बिठाता है। इसी समय कोई आता है और हुलू से मदद करने के लिए कहता है। हुलू बच्चा को लेकर थोड़ा चिंतित था, इसीलिए उसने उस व्यक्ति से बच्चे की देखभाल करने के लिए कहा, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अचानक उसे किसी और के बुलाने पर जाना पड़ता है। अगले ही पल दो बच्चे जो अक्सर बच्चे को परेशान करते थे दौड़ कर आते हैं। वे बच्चे को छोटा जापानी कहकर गाली देते हैं और उससे नीचे उतरकर लड़ाई करने को कहते हैं। बच्चा कुछ नहीं कहता और नीचे उतरने की हिम्मत नहीं करता। अचानक उनमें से एक बच्चा पेड़ पर चढ़कर पीछे से बच्चे को नीचे धक्का देता है। बच्चा तुरंत दोनों से लड़ता है, लेकिन वह दोनों से छोटा है। एक एक मुकाबले में भी बच्चा केवल जमीन पर पड़कर दोनों के मुक्कों और लातों को सह सकता है। उसकी रोना किसी की मदद नहीं आकर्षित करता। जब हुलू वापस आता है, वह केवल बच्चे को रोते हुए कोने में देखता है। हुलू बोल नहीं सकता, इसलिए जब उसे और परेशान किया जाता है, वह केवल अपनी सांस रोकता और आवाज निगल लेता है। बच्चे को खुश करने के लिए वह एक छोटी छड़ी उठाकर पत्थर की मूर्ति पर मारने का अभिनय करता है। शायद पिछले दशकों में जब भी हुलू को दूसरों ने परेशान किया, वह इसी तरह अपने गुस्से को निकालता था। भविष्य में पोते को फिर कभी परेशान न होने देने के लिए हुलू बच्चे को लड़ना सिखाता है। बच्चा नहीं जानता कि कैसे लड़ना है, लेकिन वह दादी को कड़ी चोट नहीं पहुंचा सकता। दादी सिखाती है कि केवल लड़ाई को जाने दो। बच्चा अकेला है जिसने दादी को जमीन पर गिराया। हाँ, यही तरीका है। गिरने के बाद पोते को कड़ा मारना है। हाँ, लेकिन मेहनती लोग भी कभी कभी अप्रत्याशित अलगाव का अनुभव करेंगे। उस दिन उसी गांव का एक निवासी हुलू को एक अच्छी नौकरी दिलाने के लिए रास्ते पर मिला। उसने कहा कि वह 20 युआन महीने कमा सकता है। उस समय 20 युआन परिवार के लिए आधा साल का खाना और पीना पर्याप्त था। सौतेली मां पहले चिंतित थी कि हुलू बोल नहीं सकता और दूसरों द्वारा परेशान होगा, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि गांव में कई लोग हैं जो एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। सौतेली मां ने बार बार सोचा और हुलू को जाने देने का फैसला किया। जिस दिन हुलू चला, पूरे परिवार ने उसे गांव तक छोड़ने आया। रास्ते में हुलू लगातार बच्चे को पकड़े रहता और छोड़ने से इनकार करता। बच्चा अपने पिता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसे कोई विकल्प नहीं था। हुलू अपने बेटे को देखने के लिए सहन नहीं कर सकता। वह कुछ कहती हुई प्रतीत होती है। चतुर बच्चा जल्द ही समझ जाता है कि हुलू क्या कहना चाहती है। हालांकि हुलू बाहर की दुनिया की आवाज सुन नहीं सकता, वह जानता है कि बच्चा उसे अपने पिता की तरह मानता है। अचानक सौतेली मां जल्दी से हुलू की कोट और हथौड़ा लेकर घर में चली आती है। शौशौ ने देखा कि उसकी मां बुरी मूड में थी और उसने पूछा कि क्या हुआ। उसका बेटा गुफा में दबकर मर गया। सौतेली मां को पछतावा हुआ कि उसने इतना गलत निर्णय लिया। उसे पता था कि उसका बेटा दूसरों से अलग है, लेकिन उसने उसे इतनी खतरनाक जगह भेज दिया। बच्चा नहीं जानता कि उसका पिता मर गया। वह हमेशा गांव के प्रवेश द्वार पर पत्थर पर बैठकर अपने पिता की प्रतीक्षा करता है, लेकिन उसे अपने प्यारे पिता को देखने का मौका नहीं मिला। अपने बेटे की लाश वापस पाने के लिए सौतेली मां ने बच्चे को शौशौ के पास दिए गए स्थान पर जाने का निर्णय लिया। क्योंकि मेहुलांग दंपति शादी के कई सालों से हैं और उनका कोई बच्चा नहीं है, उन्होंने सौतेली मां को आश्वस्त किया कि वे बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। ये आपके लिए 2 कपड़े की सामग्री हैं। ये सभी शंघाई के सामान हैं। ये भी हमारा छोटा सा उपहार है। मैं इनमें से कोई नहीं चाहती। इस बच्चे का चेहरा कितना दयनीय है, आप उसका अच्छा ख्याल रख सकते हैं। सौतेली मां ने बच्चे को अकेले छोड़ दिया। वह केवल 4 सेकंड के लिए वह अकेली थी जो स्वर्ग और पृथ्वी से बात कर रही थी। वह हमेशा बच्चे की जिंदगी के बारे में सोचती थी, लेकिन किसी को उसकी जिंदगी में हुई परेशानियों की परवाह नहीं थी। एक मध्यम आयु का पति और एक बूढ़ा आदमी। उसकी बेटी अन्याय में किसी और से शादी कर चुकी थी। उसका पोता साधु बनना पड़ा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था और वह अकेला रह गया। भले ही मिंगजिंग बच्चा पहाड़ पर गया, वह अक्सर अपनी दादी से मिलने घर आता, लेकिन उस दिन जब वह शास्त्र ले जा रहा था, गुरु यीवे ने मिंगजिंग को रोते देखा। उन्होंने मिंगजिंग से पूछा कि क्या हुआ। इसके बाद मिंगजिंग ने पूरी तरह से अतीत को छोड़ दिया। उसने पूरी तरह से साधना में खुद को लगा दिया और बौद्ध शास्त्रों में प्रवीण गुरु भिक्षु बन गया। चीन और जापान के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने पर एक मौका आया कि उसे जापान आमंत्रित किया गया प्रवचन के लिए, लेकिन उसकी जैविक मां ने उसे टीवी पर देखा। उसकी मां ने उसके आसपास के अनुवादक से संपर्क किया और मिंगजिंग से मिली। मिंगजिंग ने अपनी मां को वह अवशेष दिखाया जो उसकी मां ने छोड़ा था। मां को यकीन हो गया कि यह उसका बेटा है। मां ने उसे अपने द्वारा छोड़े जाने की प्रक्रिया के बारे में बताया। कृपया मुझे माफ कर दो, मैं बहुत खेद महसूस करती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो।
मिंगजिंग ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने कहा कि वह अब भिक्षु है, सांसारिक दुनिया का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने अपनी मां को दत्तक परिवार की दयालुता के बारे में शांतिपूर्वक बताया। विदाई से पहले उसकी मां ने उसके लिए अपने पति के कपड़े निकाले और मिंगजिंग को पहनाए। जब मिंगजिंग ने अपनी शादी का कपड़ा उतारा और पिता के कपड़े पहने, माँ माँ आज सुबह मैं और मेरे अंकल यहाँ आए। माँ, मैं बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ आईं। उसने अपनी माँ के प्रति भक्ति दिखाने के लिए झुककर प्रणाम किया। माँ ने भी अपने बेटे के लिए पूरी मेहनत से खाना तैयार किया। इस समय घंटी बजी। मिंगजिंग ने पिता के कपड़े उतारे और फिर से शादी का कपड़ा पहन लिया। उसकी माँ ने समझ लिया कि उसका बेटा क्या कहना चाहता है। हालांकि वे थोड़े समय के लिए मिले, कम से कम वे एक दूसरे को जानते थे और इस दुनिया में अच्छा जीवन जी रहे थे। अगले दिन मिंगजिंग चीन वापस जाने के लिए विमान लेता है। उसकी माँ भी उसे देखने के लिए एयरपोर्ट आई। वह अपने बेटे को दूर से चीन की भूमि की ओर दौड़ते देखती है। भले ही मिंगजिंग में जापानी का खून था, वह हड्डियों में चीनी था।